हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। कल अपन ने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? अपन ने पढ़ा धातु कार्बोनिलों में सिनर्जिक बंधन। और उसमें अपन ने क्या देखा कि सिनर्जिक बंधन के कारण एमसी बंध क्रम तो बढ़ जाता है, मेटल और कार्बन के बीच में बंध क्रम बढ़ जाता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंध क्रम घट जाता है। तो सिनर्जिक बंधन के कारण क्या हुआ? धातु कार्बोनिलों में सिनर्जिक बंधन के कारण एमसी बंध क्रम वो तो इंक्रीज हो गया और सीओ बंध क्रम क्या हो गया? सीओ बंध क्रम कार्बन मोनोऑक्साइड में जो था वो सीओ बंध क्रम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन यहां पर जब सिनर्जिक बंधन हुआ तो सीओ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया। ये हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें दाता परमाणु कार्बन है, तो वो धातु के संकृत रिक्त कक्षकों में सिग्मा से तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, और जो मेटल के भरे हुए डी कक्षक हैं, जो धातु के भरे हुए डी कक्षक हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार या विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में पश्च बंधन या पाई बॉन्ड दे देंगे। तो जैसे ही देंगे तो सिग्मा और पाई बन गया। तो कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा तो बना नहीं सकता, तो जब 2 बॉन्ड इधर ही बन गए तो यहाँ पर सीओ बॉन्ड ऑर्डर या सीओ बंध क्रम 3 से क्या हो गया? कम हो गया। तो सिनर्जिक बंधन के कारण क्या होगा? धातु कार्बोनिलों में सिनर्जिक बंधन के कारण एमसी बंध क्रम तो बढ़ जाता है और सीओ बंध क्रम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। लेकिन कल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि अगर हमारे पास मेटल पर धनावेश हो, अगर मेटल पर क्या हो, अगर धातु पर क्या हो? अगर धनावेश हो, पॉजिटिव चार्ज हो, अगर मेटल पर धनावेश हो, इसका मतलब मेटल के पास खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जब मेटल पर धनावेश होगा तो इसका मतलब धातु कार्बोनिलों में एमसी बंध क्रम घट जाएगा, और अगर एमसी बंध क्रम घट गया तो हमारे पास सीओ बंध क्रम बढ़ जाएगा। सीओ बंध क्रम घट जाए, एमसी बंध क्रम घट जाएगा और सीओ बंध क्रम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मेटल से कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेटल पर धनावेश है, तो अगर मेटल से कार्बन को मदद नहीं मिली तो फिर कार्बन किससे मदद लेगा? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से मदद लेगा तो डेफिनेटली सीओ बंध क्रम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो एमसी बंध क्रम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सीओ बंध क्रम के। मतलब अगर एमसी बंध क्रम बढ़ गया तो सीओ बंध क्रम घट जाएगा, और अगर एमसी बंध क्रम घटा तो सीओ बंध क्रम बढ़ जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं मेटल और कार्बन के बीच में जो बंध क्रम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? सीओ बंध क्रम के। अपन ये बोल सकते हैं कि एमसी बंध क्रम धातु कार्बोनिलों में जो एमसी बंध क्रम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? सीओ बंध क्रम के। एमसी बंध क्रम वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? सीओ बंध क्रम के। तो हमेशा याद रखो कि जब भी मेटल कार्बोनिल्स में, धातु कार्बोनिलों में, जब भी धातु कार्बोनिलों में सिनर्जिक बंधन होगा तो सिनर्जिक बंधन का क्या प्रभाव होगा? तो सिनर्जिक बंधन का प्रभाव ये होगा स्टूडेंट्स कि एमसी बंध क्रम तो बढ़ जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन मोनोऑक्साइड में बंध क्रम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास सिनर्जिक बंधन के कारण इफेक्ट रहता है। लेकिन अगर मेटल पर, अगर धातु पर क्या है? अगर मेटल पर हमारे पास धनावेश है, इसका मतलब मेटल खुद ही इलेक्ट्रॉन न्यून है। तो जब मेटल के पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो पश्च बंधन नहीं बना पाएगा।
तो जब पश्च बंधन नहीं बना पाएगा तो कार्बन को जब मेटल से मदद नहीं मिलेगी तो वो ऑक्सीजन से मदद लेगा। तो अगर Mc बंध क्रम घट जाएगा तो CO बंध क्रम बढ़ जाएगा। तो धातु पर अगर धनावेश होगा, तो धातु पर अगर धनावेश है तो इसका मतलब Mc बंध क्रम घटेगा और CO बंध क्रम क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब Mc बंध क्रम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, CO बंध क्रम के। इसी प्रकार अगर हमारे पास मेटल पर ऋणावेश हो, अगर मेटल पर क्या हो, धातु पर अगर ऋणावेश हो, अगर धातु पर क्या हो, अगर मेटल पर ऋणावेश हो, इसका मतलब मेटल इलेक्ट्रॉनों से लबालब है, उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब वो आराम से पश्च बंधन कर सकता है। इसका मतलब Mc बंध क्रम बढ़ेगा क्योंकि मेटल इजीली कार्बन मोनोऑक्साइड के विपरीत बंधी आणविक कक्षकों या पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका मतलब अगर मेटल पर ऋणावेश है, इसका मतलब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं, तो उसकी बैक डोनेशन या पश्च बंधन बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा। तो जब अगर मेटल पर ऋणावेश है तो इसका मतलब Mc बंध क्रम बढ़ जाएगा, और अगर Mc बंध क्रम बढ़ गया तो अपन ये कह सकते हैं कि हमारे पास CO बंध क्रम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये कल आपको मैंने बताया भी था, अब मैंने और एक बार इसको रिपीट कर दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन तो मैंने कल आपको धातु कार्बोनिलों पे बता ही दिया था। एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं धातु कार्बोनिलों में। कल अपन ने CO बंध सामर्थ्य के बारे में बात करी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था। आज अपन क्वेश्चन या जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं कि निम्न धातु कार्बोनिल संकुलों में निम्न धातु कार्बोनिल संकुलों में Mc बंध क्रम के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। Mc बंध के बढ़ते हुए क्रम में बताइए या लिखिए, एक ही बात है। अपने को मेटल के कार्बोनिल्स दे रखे हैं और उनमें अपने को Mc बंध क्रम के बढ़ते हुए क्रम में अपने को उन कॉम्प्लेक्सेस को लिखना है। गिवन कॉम्प्लेक्सेस हैं ऑप्शन नंबर ए, टेट्रा कार्बोनिल निकल NiCO4 0, सेकेंड है FeCO4 2 नेगेटिव, फिर है कोबाल्ट CO4 नेगेटिव। जो छोटा O है वो तो कोबाल्ट है और जो बड़ा O है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। जो बड़ा O है वो अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और छोटा O कोबाल्ट है। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन FeCO4 2 नेगेटिव, then cobalt CO4 negative, and then NiCO4
CO4 NiCO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये उदासीन है, न्यूट्रल है। ऑप्शन नंबर सी, NiCO4, फिर है हमारे पास CO4 नेगेटिव, और फिर है हमारे पास FeCO4 2 नेगेटिव। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास FeCO4 2 नेगेटिव, फिर NiCO4, और फिर है हमारे पास CO4 नेगेटिव। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है स्टूडेंट्स। अब अगर अपन देखें यहाँ पर, तो बेसिकली जैसे जैसे मेटल पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, अपन सभी जानते हैं धातु पर अगर ऋणात्मक आवेश बढ़ेगा तो MC बंध क्रम बढ़ेगा। अगर अपन NiCO4 में बात करें तो NiCO4 में निकल पर चार्ज 0, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमारे पास उदासीन है, तो NiCO4 इसमें मेटल पे ऑक्सीडेशन नंबर X + 4 × 0 = 0। इसका मतलब निकल पर चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया, तो निकल पर चार्ज हो गया 0। उसके बाद अगर अपन बात करें तो FeCO4 और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज 2 नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पर आयरन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2। X + 4 × 0 कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल = -2। तो जो चार्ज आएगा वो किस पर आएगा, नेगेटिव चार्ज मेटल पर। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज कितना है, -2, और हमारे पास कोबाल्ट CO4 नेगेटिव। इसमें कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, इस पे कोबाल्ट पे चार्ज है -1। अब अपन जानते हैं जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ेगा वैसे वैसे MC बंध क्रम बढ़ेगा। जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ेगा वैसे वैसे MC बंध क्रम बढ़ेगा, और अगर ऋणावेश बढ़ेगा तो MC बंध क्रम बढ़ेगा। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी वाला, क्योंकि यहाँ पर निकल पर चार्ज कितना है, 0, यहाँ पर कोबाल्ट पे -1 और यहाँ पर आयरन पे कितना है, -2। इसका मतलब अपन जानते हैं कि अगर धातु पर क्या बढ़ेगा, धातु पर जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ेगा, जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ेगा वैसे वैसे MC बंध क्रम बढ़ेगा, वैसे वैसे MC बंध क्रम बढ़ेगा। और क्या कह सकता हूं स्टूडेंट में, तथा CO बंध क्रम घटेगा। अगर मैं ये कहता कि निम्न धातु कार्बोनिल संकुलों को CO बंध क्रम के बढ़ते हुए क्रम में लिखाओ या बताओ, तो अपन इस वाले ऑप्शन का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और उल्टा कर देंगे तो MC बंध क्रम बढ़ेगा तो CO बंध क्रम क्या होगा, अगर MC बंध क्रम बढ़ेगा तो CO बंध क्रम घटेगा, या अगर MC बंध क्रम घटेगा तो CO बंध क्रम बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा CO बंध क्रम किस में हो जाता, अगर क्वेश्चन में आता कि निम्न धातु कार्बोनिल संकुलों को CO बंध क्रम के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो,
तो फिर इस ऑप्शन का उल्टा हो जाता। तो फिर अपन क्या लिखते हैं, FeCO4 2 नेगेटिव से ज्यादा CO बंध क्रम, CO4 नेगेटिव में और उससे ज्यादा बंध क्रम NiCO4 में, क्योंकि अपन जानते हैं जो MC बंध क्रम है और जो CO बंध क्रम है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे धातु पर ऋणावेश बढ़ेगा वैसे वैसे MC बंध क्रम बढ़ेगा तथा CO बंध क्रम घटेगा। हालांकि CO बंध क्रम के बारे में क्वेश्चन में नहीं पूछा, फिर भी अपन बता रहे हैं, एरो नीचे का मतलब डिक्रीज होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स एक IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है, उसको भी अपन देखते हैं कि वो क्या क्वेश्चन है। थोड़ा सा डाटामेटिक है, उस क्वेश्चन को अपन देखें कि वो डाटामेटिक में क्या कहता है। मैं डाटा भी लिखता हूं उसका, IIT एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यदि कार्बन मोनोक्साइड में, जे एडवांस का क्वेश्चन है, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड में यदि कार्बन मोनोऑक्साइड में CO बंध लंबाई यदि कार्बन मोनोऑक्साइड में CO बंध लंबाई 1.128 आर्मस्ट्रॉन्ग है तो बताइए कि FeCO5 में, तो बताइए कि FeCO5 में CO बंध लंबाई यदि कार्बन मोनोक्साइड में अर्थात कार्बन मोनोक्साइड मतलब CO, यदि कार्बन मोनोक्साइड ब्रैकेट में CO, यदि कार्बन मोनोक्साइड ब्रैकेट में CO में बंध लंबाई 1.12 आर्मस्ट्रॉन्ग है तो बताइए FeCO5 में CO बंध लंबाई होगी। जो गिवन ऑप्शंस हैं हमारे पास वो क्या क्या है स्टूडेंट्स। पहला है हमारे पास 1.15 आर्मस्ट्रॉन्ग, सेकंड वाला ऑप्शन है हमारे पास, वो ऑप्शन है हमारे पास 1.128 आर्मस्ट्रॉन्ग, सॉरी 1.128 आर्मस्ट्रॉन्ग, सी वाला है 1.72 आर्मस्ट्रॉन्ग और डी वाला ऑप्शन है ये हमारे पास है 1.118 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब अपन सभी जानते हैं धातु कार्बोनिलों में क्या होगा, MC बंध क्रम बढ़ेगा तथा CO बंध क्रम 3 से कम होगा। कल ही बताया था मैंने आपको कि हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड अगर है तो कार्बन मोनोक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अगर कार्बन मोनोक्साइड अकेला है तो कार्बन मोनोक्साइड में CO बंध क्रम कितना होता है, 3 होता है, ट्रिपल बॉन्ड है, और CO बंध लंबाई कितनी होती है,
CO बंध लंबाई ये होती है हमारे पास 1.128 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1.128 आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन अपन जानते कोई अगर मेटल कार्बोनिल हो, धातु कार्बोनिल हो, अगर हमारे पास मेटल कार्बोनिल हो, X यहां पर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या है, तो जितने भी धातु कार्बोनिल हैं उनमें बंध क्रम CO का ट्रिपल बॉन्ड से कम हो जाता है, क्योंकि MC बंध क्रम बढ़ जाता है। इसके कारण धातु कार्बोनिलों में ये होता है। तो धातु कार्बोनिलों में क्या हुआ, सिनर्जिक बंधन के कारण मेटल और कार्बन के बीच में तो बंध क्रम 1 से ज्यादा हो गया, और C और ऑक्सीजन के बीच में बंध क्रम 3 से क्या हो गया, कम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेस देन 3 हो गया। और अगर लेस देन 3 हो गया तो बंध लंबाई क्या होगी, CO बंध लंबाई 1.128 से ज्यादा आएगी। अब 1.128 से अगर ज्यादा आएगी तो यहां पर हमारे पास ज्यादा में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो 1.15 और एक 1.72। तो फिर हमारे पास आंसर क्या जाएगा, पहला वाला। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ हल्की सी बढ़ती है, ऐसा नहीं उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो, एप्रिशिएबल इंक्रीज नहीं होगा, बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, हल्की सी वृद्धि होगी। तो 1.128 से हल्की सी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये 1.15 हो जाएगा हमारे पास। तो ये तो 1.128 है, तो समान तो रहेगी नहीं, ये तो डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होगी नहीं, बढ़ेगी। अब बड़ों में 2 ऑप्शन है, 1.15 है और 1.72 है, लेकिन C में तो बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, हल्की सी बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ, उसमें एप्रिशिएबल इंक्रीज नहीं होगा बल्कि हल्का सा इंक्रीज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1.15 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये क्वेश्चन ऑलरेडी JEE एडवांस में अपने पास आ चुका है स्टूडेंट्स, क्लियर है। उसके बाद स्टूडेंट्स उसके बाद स्टूडेंट्स आज अपन पढ़ेंगे सिज्विक का नियम या प्रभावी परमाणु संख्या का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल और सिज्विक रूल। उसको EAN भी आप सभी जानते हैं, उस नाम से भी जानते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं यहां पर D साइलेंट होता है, सिज्विक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, सिज्विक रूल, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं EAN, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सिज्विक का नियम, सिज्विक का नियम, सिज्विक का नियम या प्रभावी परमाणु संख्या का नियम या प्रभावी परमाणु संख्या का नियम। सिज्विक का नियम या प्रभावी परमाणु संख्या का नियम। स्टूडेंट, सिज्विक ने क्या कहा, उसने कहा कि कोई भी मेटल एटम, कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों से
तब तक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा जब तक कि उसके खुद के इलेक्ट्रॉन और लिगेंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों का कुल योग अगली अक्रिय गैस के समान न हो जाए। क्योंकि इनर्ट गैस या अक्रिय गैस क्या होती है? स्थायी होती है। तो मेटल एटम की टेंडेंसी होगी कि वो अपने अगली वाली इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या अपने, जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 हो गया, तो वो तब तक लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा जब तक उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक 36 क्रिप्टन पर ना आ जाए। तो कोई भी मेटल एटम लिगेंडों से तब तक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है जब तक उसके स्वयं के इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंडों द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों का कुल योग अगली अक्रिय गैस के समान न हो जाए। इसे प्रभावी परमाणु संख्या का नियम या सिज्विक का नियम या EAN कहते हैं। तो अगर अपन बात करें तो EAN को निकालने के लिए जो सूत्र होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये किसका होता है? केंद्रीय धातु परमाणु का। इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है? सिंपल, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस समन्वय संख्या इंटू 2 प्लस समन्वय संख्या इंटू 2। इससे अपन मेटल का क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स? इससे अपन मेटल का प्रभावी परमाणु संख्या या EAN निकालेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं एक सिंपल, मेरे पास एक कोबाल्ट और ये एक मेरे पास उसका अमोनिया के साथ संकुल है। अब इसके लिए अपने को कोबाल्ट के लिए क्या निकालनी है? उसके लिए कोबाल्ट के लिए निकालनी है उसकी प्रभावी परमाणु संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर मैं EAN को निकालूं तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट 27। ऑक्सीकरण संख्या इसमें कोबाल्ट पे +3 है, X + 6 × 0, अमोनिया तो उदासीन है, संकुल पे चार्ज +3, तो 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो 27 - 3 प्लस समन्वय संख्या। अपन जानते हैं अमोनिया एक दंतुक लिगेंड है, तो समन्वय संख्या 6 होगी। और समन्वय संख्या अगर 6 है तो एक अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन दे रही है? एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन दे रही है, एक दंतुक लिगेंड है। और अमोनिया में दाता परमाणु नाइट्रोजन है। तो कोबाल्ट के लिए प्रभावी परमाणु संख्या EAN, कोबाल्ट के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN कितना हो गया? 24 + 12, तो ये 36 पर हो गया, नहीं हो गया? और अपन जानते हैं 36 पर कौन है, आप मेरे को बताओ? क्रिप्टन है, नहीं है? तो जो हमारे पास कोबाल्ट है उसकी प्रभावी परमाणु संख्या EAN वो कितनी हो गई? 36 हो गई। मतलब वो जो अगली अक्रिय गैस विन्यास है उसको धारण कर लिया उसने। तो सिज्विक नाम का वैज्ञानिक है, वो कहता है कि मेटल एटम जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो लिगेंडों से, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों से जब तक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, जब तक कि उसके स्वयं के इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंडों द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों का कुल योग अगली अक्रिय गैस के समान न हो जाए। तो खुद के पास तो 24 इलेक्ट्रॉन है, लिगेंडों ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 12। तो हमारे पास क्या हो गया? अगली अक्रिय गैस क्रिप्टन पर आ गए। लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक कॉम्प्लेक्स में मेटल एटम लिगेंडों से तब तक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करे जब तक कि वो अगली अक्रिय गैस विन्यास पर नहीं जाए।
बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु अगली अक्रिय गैस विन्यास पर नहीं जा पाते। जैसे मेरे पास है एक कॉम्प्लेक्स, मेरे पास है स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स, मेरे पास है K3FeCN6, ये पोटेशियम फेरी साइनाइड है, फेरी का मतलब आयरन +3 में है, K3FeCN6। इसके लिए अगर अपन आयरन के लिए Fe के लिए उसकी प्रभावी परमाणु संख्या, इंग्लिश में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें तो कितना आएगा? आयरन का परमाणु क्रमांक 26, आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या +3 प्लस समन्वय संख्या 6 × 2, तो ये हो गया हमारे पास 23 + 12, 23 + 12 = 35, और 35 पर तो कौन है? ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक है 35 पे। तो क्या ये अगली अक्रिय गैस विन्यास को धारण कर पाया? क्या नहीं कर पाया। तो अपन ये कहते हैं कि ये वाला जो संकुल है ये सिज्विक के नियम का पालन नहीं करेगा, या यह प्रभावी परमाणु संख्या का नियम का पालन नहीं करेगा। तो सिज्विक में ये कमी थी कि वो ये इस बात पर अड़ गया कि हर एक मेटल एटम लिगेंडों से तब तक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा जब तक कि उसके स्वयं के इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंडो द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों का कुल योग अगली अक्रिय गैस के समान न हो जाए। लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी कि हर एक मेटल कॉम्प्लेक्स, हर एक जो धातु का कॉम्प्लेक्स है उसमें मेटल एटम अपने अगले अक्रिय गैस विन्यास को ही धारण कर ले। तो ये इसकी कमी थी। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स भी क्या है? स्टेबल है। अभी अपन देखेंगे, एक थ्योरी आएगी क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, उसमें एक एनर्जी होती है जिसको अपन बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, हिंदी में क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा, उससे स्टेबल हो जाएगा। तो सिज्विक का नियम जो है वो केवल ये बताता है कि कौन सा अक्रिय गैस विन्यास पे जाएगा और कौन सा अक्रिय गैस विन्यास पे नहीं जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो अगली अक्रिय गैस विन्यास पे जाएगा वो ज़्यादा स्टेबल है, और जो नहीं जाएगा वो रिलेटिवली कम स्टेबल है। ये सिज्विक का सिद्धांत है। लेकिन आगे अपन देखेंगे कि जो अगली अक्रिय गैस विन्यास पे नहीं जाते वो कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल होते हैं। कैसे स्टेबल होते हैं ये आगे की बात है, अपन उसको आगे पढ़ेंगे। अब सिज्विक के नियम को समझाने के लिए अपन कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो अपन एग्जाम्पल्स और देखते हैं हम सिज्विक के नियम को समझाने के लिए। एग्जाम्पल्स, उदाहरण और देखते हैं। मेरे पास है स्टूडेंट्स K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4FeCN6 में प्रभावी परमाणु संख्या निकालें आयरन की। तो प्रभावी परमाणु संख्या EAN किसकी? आयरन की। वो कितनी हो गई? आयरन का परमाणु क्रमांक 26, आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या 2 या +2 निकाल लेंगे, वो तो बता ही रखा है। तो आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी? +2, तो 26 - 2 प्लस समन्वय संख्या 6, साइनाइड एक दंतुक लिगेंड है, × 2, तो ये हो गया 24 + 12 = 36, मतलब ये क्रिप्टन पर आ गया। और क्रिप्टन पर आ गया तो ये तो EN रूल को फॉलो करेगा। जो फॉलो करेगा उसके आगे अपन टिक लगा देंगे, जो फॉलो नहीं करेगा उसके आगे अपन क्रॉस लगा देंगे। एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल सिंपल बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे पास है टेट्रा कार्बोनिल निकल NiCO4, टेट्रा कार्बोनिल निकल में अगर अपन देखें तो
निकल के लिए प्रभावी परमाणु संख्या EAN, निकल के लिए प्रभावी परमाणु संख्या, इंग्लिश में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो कितना हो गया? निकल का परमाणु क्रमांक 28 माइनस धातु कार्बोनिलों पे, मेटल पे ऑक्सीकरण अवस्था 0, तो 28 माइनस 0 प्लस समन्वय संख्या कितनी है? 4, तो 4 इंटू 2, तो ये हो गया 28 प्लस 8, 28 प्लस 8 का मतलब ये भी 36 क्रिप्टन पर आ गया। तो ये भी EN के रूल का क्या करेगा? फॉलो करेगा, पालन करेगा। अगर मेरे पास है पेंटा कार्बोनिल आयरन FeCO5, पेंटा कार्बोनिल आयरन FeCO5, इसमें अगर अपन प्रभावी परमाणु संख्या EN देखें तो EAN किसका? प्रभावी परमाणु संख्या आयरन की। आयरन का वैसे परमाणु क्रमांक 26, ऑक्सीकरण संख्या इसमें आयरन पे 0, तो 26 माइनस 0 प्लस समन्वय संख्या कितनी? 5, तो प्लस 5 इंटू 2, तो ये कितना हो गया? 26 प्लस 10, तो 26 प्लस 10 कितना हो गया? 36। 36 पर कौन आ गई? क्रिप्टन। इसका मतलब ये भी प्रभावी परमाणु संख्या के नियम का पालन करेगा, क्योंकि ये 36 पर आ गया, अगली अक्री गैस पर आ गया। इसी प्रकार अगर अपन बात करें, मेरे पास है हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0 CrCO6 0, इसके लिए अपने को प्रभावी परमाणु संख्या EAN को ज्ञात कर दें। तो प्रभावी परमाणु संख्या, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, ऑक्सीकरण संख्या मेटल पर क्रोमियम पे 0, तो 24 माइनस 0 प्लस समन्वय संख्या 6 इंटू 2, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये हो गया 24 प्लस 12 मतलब 36, तो एक क्रिप्टन पर आ गया। ये भी क्या करेगा? प्रभावी परमाणु संख्या के नियम का क्या करेगा? पालन करेगा। तो अगर अपन देखें तो जो मेटल कार्बोनिल होते हैं, उन मेटल कार्बोनिलों में अगर हमारे पास EN को अप्लाई करेंगे तो अधिकांश धातु कार्बोनिल EAN के नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर अपन समन्वय संख्या को भी निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास अगर NiCO4 है, तो अगर मेरे पास Ni और ये COX, यहाँ पर X हो गई समन्वय संख्या। अब मेरे को ये निकालना है, X की वैल्यू निकालनी है, मतलब कितने कार्बन मोनोऑक्साइड निकल से अटैच है, समन्वय संख्या निकालनी है। तो मैं जानता हूँ प्रभावी परमाणु संख्या निकल के लिए, उसकी प्रभावी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? EN, वो हो जाएगी 36, तो EAN तो हो गया उसके लिए 36, प्रभावी परमाणु संख्या 36, निकल का एटॉमिक नंबर 28, ऑक्सीकरण संख्या 0, तो 28 माइनस 0 प्लस समन्वय संख्या X है, तो समन्वय संख्या X है तो 2 इंटू X कर दूं, तो ये हो गया 36 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे अपने को X की वैल्यू निकल जाएगी, समन्वय संख्या निकल जाएगी। तो ये क्या हो गया? 36 माइनस 28 दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 2, तो X की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई, नहीं हो गई? ऐसे अपन FeCO5 में समन्वय संख्या निकालेंगे तो आयरन की 5 हो जाएगी, और CrCO6 में अगर अपन समन्वय संख्या निकालेंगे तो 6 हो जाएगी। तो इससे अपन समन्वय संख्या को भी जो है निकाल सकते हैं। तो निकल के लिए जो EAN है वो कितना हो गया? प्रभावी परमाणु संख्या 36 हो गई। तो उसको अगर अपन अप्लाई करेंगे
तो धातु कार्बोनिल में अपन मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर या उसकी समन्वय संख्या को भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल को भी देखते हैं। हमारे पास है CO इन 3 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, तो इसके लिए इसकी प्रभावी परमाणु संख्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे। तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, ऑक्सीकरण संख्या इन आप सभी जानते हैं, एथिलीन डाइअमीन उदासीन लिगेंड है, तो X + 3 × 0 = +3, तो कोबाल्ट पर ऑक्सीकरण संख्या +3, तो 27 - 3 प्लस, अब समन्वय संख्या ध्यान रखिएगा, इन द्विदंतुक लिगेंड है और द्विदंतुक लिगेंड है, तो यहाँ पर समन्वय संख्या 3 नहीं होगी, समन्वय संख्या 6 होगी, क्योंकि इन में अगर अपन देखें तो इन है CH2 और NH2, तो अगर ये द्विदंतुक लिगेंड है तो यहां पर समन्वय संख्या 6 होगी। क्यों? क्योंकि ये एक इन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो समन्वय संख्या यहां पर 3 नहीं है बल्कि 6 है, तो 6 समन्वय संख्या × 2, तो ये हो गया वापस से EN 24 + 12 = 36, क्रिप्टन पर पहुंच गया। मतलब ये प्रभावी परमाणु संख्या EAN का पालन करेगा, तो अपन इस पे राइट लगा देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास CO EDTA और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है -1, कोबाल्ट है CO EDTA -1, EAN किसका प्रभावी परमाणु संख्या निकालेंगे? कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या EAN = कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, ऑक्सीकरण संख्या +3, क्योंकि EDTA पर चार्ज होता है -4। EDTA अपन जानते हैं एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो लिगेंड। EDTA का स्ट्रक्चर आपको बता ही चुका हूं, षटदंतुक लिगेंड है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है, 2 दाता नाइट्रोजन परमाणु तथा 4 दाता ऑक्सीजन परमाणु। स्ट्रक्चर EDTA 4 नेगेटिव का ऑलरेडी बता चुका हूं सब। EDTA 4- षटदंतुक लिगेंड है, 4 तो दाता ऑक्सीजन परमाणु 1, 2, 3 और 4 और 2 दाता नाइट्रोजन परमाणु। तो EDTA पर चार्ज कितना है? -4 और संकुल पे चार्ज कितना है? -1। तो कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई? X - 4 = -1, तो X - 4 = -1, देयरफॉर X = कितना हो गया? X हो गया हमारे पास +3 और +3 हो गया, तो 27 - 3 प्लस समन्वय संख्या, क्योंकि ये षटदंतुक लिगेंड है तो इसमें एक में देने वाले कितने परमाणु हैं? 6, तो ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 4 तो ऑक्सीजन के माध्यम से और 2 नाइट्रोजन के माध्यम से।
तो एक मोल EDTA का कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 6, और 6 बनाएगा तो समन्वय संख्या 6 हो गई। तो समन्वय संख्या 6 इंटू 2, तो ये क्या हो गया? 24 प्लस 12, वापिस से 36 पर आ गया। 36 का मतलब ये क्रिप्टन पर आ गया, और क्रिप्टन पर आ गया तो इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के लिए उसकी प्रभावी परमाणु संख्या कितनी हो गई? 36। मतलब ये EN के रूल का क्या करेगा? पालन करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। मेरे पास है स्टूडेंट्स MnCO6 समन्वय गोलक पर चार्ज 0, मतलब मेटल मैंगनीज पे ऑक्सीकरण संख्या 0। इसके लिए प्रभावी परमाणु संख्या निकालते हैं EAN। तो EAN इसके लिए प्रभावी परमाणु संख्या मैंगनीज की, तो EN इजिकल टू मैंगनीज का परमाणु क्रमांक 25, ऑक्सीकरण संख्या 0 प्लस समन्वय संख्या 6 इंटू 2, तो ये हो गया 25 प्लस 12, तो 25 प्लस 12 का मतलब ये 37 पर आ गया। 37 पर तो कौन है? रूबिडियम है। इसका मतलब ये चाहेगा कि मैं अपनी प्रभावी परमाणु संख्या जो अभी इसकी 37 है उससे 36 क्रिप्टन पर जाऊं, तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो खुद ऑक्सीकृत होगा और दूसरे को क्या करेगा? अपचयित करेगा। मतलब यह एक अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट की भांति कार्य करेगा। अगर अपन देखें तो MnCO6 में प्रभावी परमाणु संख्या अभी कितनी है? 37 है, 37 है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, माइनस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये किस पर आएगा? MnCO6 पॉजिटिव पर आ गया, और जैसे आ गया तो अब यहां पर मैंगनीज पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई? +1 हो गई। तो अब इसके लिए प्रभावी परमाणु संख्या EAN वो कितना हो गई? 36 हो गई, नहीं हो गई? बताइएगा। EN निकालेंगे तो EAN इजिकल टू इस कॉम्प्लेक्स के लिए मैंगनीज का परमाणु क्रमांक 25, तो 25 माइनस इस कॉम्प्लेक्स में, इस संकुल में मैंगनीज पे ऑक्सीकरण अवस्था +1, तो 25 माइनस ऑक्सीकरण अवस्था +1 प्लस 6 इंटू 2, तो ये हो गया 24 प्लस 12। तो 24 प्लस 12 का मतलब क्या हो गया? ये क्रिप्टन पर आ गया, नहीं आ गया? और अगर आ गया तो इसके लिए इसकी प्रभावी परमाणु संख्या कितनी हो गई? 36 हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये खुद तो ऑक्सीकृत हो रहा है Mn+ में, और खुद ऑक्सीकृत हो रहा है, तो अपना जो ये त्यागा गया इलेक्ट्रॉन है ये किसी दूसरे को दे देगा। दूसरा इसका इलेक्ट्रॉन का अगर क्या हो जाएगा? अपचयित, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग तो ऑक्सीकरण कहलाता है, तथा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण अपचयन कहलाता है। तो यह स्वयं तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो खुद तो ऑक्सीकृत हो जाएगा Mn+ में, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागा वो कोई दूसरा खा लेगा, तो ये दूसरे को क्या कर देगा? अपचयित कर देगा। इसका मतलब MnCO6 या एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट या एक अच्छे अपचायक की भांति कार्य करेगा। तो अपन लिख देते हैं नीचे, अतः MnCO6
CO6 एक अच्छे अपचायक की भांति एक अच्छे अपचायक की भांति कार्य करता है। अच्छे अपचायक की भांति कार्य करता है। इंग्लिश में बोलते हैं कि जो MnCO6 है वो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट या एक अच्छे अपचायक की भांति कार्य करता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखते हैं स्टूडेंट्स। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मेरे पास है VCO6 वेनेडियम है। VCO6 समन्वय गोलक पर आवेश 0, प्रभावी परमाणु संख्या निकालते हैं यहाँ पर। तो EAN प्रभावी परमाणु संख्या किसकी? वेनेडियम की। इस कॉम्प्लेक्स में वेनेडियम का परमाणु क्रमांक 23, तो 23 माइनस ऑक्सीकरण अवस्था 0, तो 23 माइनस 0 प्लस समन्वय संख्या 6 इंटू 2, तो ये हो गया 23 प्लस 12 35। तो इसके लिए तो प्रभावी परमाणु संख्या कितनी आई? 35। 35 पर तो ब्रोमीन है, और अगर ब्रोमीन है तो ये तो चाहेगा मैं 36 पर जाऊं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। पहले वाले कॉम्प्लेक्स में उसकी प्रभावी परमाणु संख्या 37 आ रही थी, रूबिडियम, तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्रिप्टन पर आएगा। इसकी 35 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 36 पर जाएगा। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अपचयन कहलाता है। तो ये खुद तो अपचयित होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा या ऑक्सीकृत करेगा। इसका मतलब इट विल बिहेव एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक अच्छे ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगा। तो अपन बोलेंगे कि अगर बात करें अपन तो VCO6 में हमारे लिए इसकी प्रभावी परमाणु संख्या EAN कितनी हुई? EAN हुआ 35। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा, तो प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अपचयन कहलाता है। तो यह स्वयं अपचयित होगा। स्वयं अपचयित होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब ये VCO6 एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या अच्छे ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगा। तो ये अब जैसे इलेक्ट्रॉन खाएगा तो VCO6 नेगेटिव पर आ गया। अब इसके लिए जब EAN, इस कॉम्प्लेक्स के लिए EAN निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। और यहाँ पर अब देखें अपन तो वेनेडियम पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई? -1 हो गई, नहीं हो गई? अब इस कॉम्प्लेक्स के लिए अगर अपन प्रभावी परमाणु संख्या निकालेंगे तो EAN इजिकल टू वेनेडियम का परमाणु क्रमांक 23 माइनस ऑक्सीकरण अवस्था -1। ऑक्सीकरण अवस्था इस कॉम्प्लेक्स में वेनेडियम पे -1 प्लस 6 इंटू 2, तो ये हो गया 24 प्लस 12। 24 प्लस 12 का मतलब क्या हो गया? 36 हो गया, नहीं हो गया? तो अब इसके लिए EN कितना हो गया? 36 हो गया, नहीं हो गया? तो अगर अपन देखें तो यह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अपचयन कहलाता है। तो स्वयं तो ये अपचयित हो रहा है, स्वयं तो ये अपचयित हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीकृत कर रहा है। इसका मतलब ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या अच्छे ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगा। तो अपन ये लिख देंगे, अतः
VCO6 0, जीरो का मतलब इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जीरो है, एक अच्छे आक्सीकारक की भांति एक अच्छे आक्सीकारक की भांति कार्य करता है। अतः VCO6 एक अच्छे आक्सीकारक की भांति कार्य करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया पहले वाली की तरह। उसके बाद नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स अपन और देखते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, फेरोसीन। यहां पर अपन पाई भी लगा सकते हैं क्योंकि ये पाई साइक्लोपेंटाडाई एनिल है, या अपन नीटा 5 भी लगा सकते हैं क्योंकि इस पाई लिगैंड में हमारे पास मेटल एटम 5 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो नीटा के ऊपर पावर 5 क्योंकि इसके 5 कार्बन से मेटल एटम जुड़ा है। तो ये अपने को और क्या कहलाता है, इसको अपन फेरोसीन बोलते हैं। अब इसमें जो मेटल है वो मेटल एटम क्या है, दो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रिंग से जुड़ा हुआ है। इस पर नेगेटिव चार्ज, तो मेटल एक तो इस रिंग से जुड़ा हुआ है और एक मेटल दूसरी साइक्लोपेंटाडाइएनिल रिंग से जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास फेरोसीन का स्ट्रक्चर है। एक रिंग पर चार्ज -1 C5H5 -1, तो एक रिंग पर चार्ज -1, और अगर एक रिंग पर चार्ज -1 है तो फेरोसीन में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आयरन पे ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। अब जिन यौगिकों में मेटल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से जुड़ा होता है, ये पाई लिगेंड है, तो इनमें अपन समन्वय संख्या नहीं देखते। इसमें अपन सिंपल फार्मूला नहीं लगाएंगे कि En = परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस समन्वय संख्या × 2, क्योंकि यहाँ पर समन्वय संख्या नहीं बता सकते। समन्वय संख्या तभी बता सकते हैं जब लिगैंड मेटल से सिग्मा बंध से या सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से उपसर संयोजक बंध से जुड़ा हो। तो अगर मेटल पाई इलेक्ट्रॉन अब्र से जुड़ा होगा तो फिर अपन EAN को कैसे निकालेंगे, परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या, वहां तक तो ठीक है, प्लस वो जो पाई लिगेंड है वो कितना इलेक्ट्रॉन मेटल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। अपन जानते हैं पाई साइक्लोपेंटाडाइएनिल ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। जो हमारे पास पाई C5H5N है जिसको अपन साइक्लोपेंटाडाइएनिल बोलते हैं, ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जैसे बेंजीन में भी 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, हिंदी में दाता लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब ये एक रिंग 6 इलेक्ट्रॉन देंगी। तो अगर एक रिंग 6 इलेक्ट्रॉन देंगी तो कितनी रिंग है, 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स मेटल को कितने देंगे, ये 12। तो फेरोसीन के लिए अगर अपन प्रभावी परमाणु संख्या निकालें EAN, तो आयरन का परमाणु क्रमांक 26, फेरोसीन में आयरन पे ऑक्सीकरण अवस्था बताने की जरूरत नहीं है, +2 है, तो 26 - 2 प्लस, अब इसमें अपन सिंपल फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, समन्वय संख्या × 2 जब भी मेटल किसी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से जुड़ा होगा
तो अपन ये देखेंगे कि वो कितने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। पाई साइक्लोपेंटाडाई एनिल है तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो एक रिंग 6 इलेक्ट्रॉन दे रही है, एक रिंग 6 इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो ये समन्वय संख्या नहीं है स्टूडेंट्स, नहीं। अपन समन्वय संख्या की बात तभी करेंगे जब लिगेंड मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हो। अगर मेटल किसी पाई लिगेंड के इलेक्ट्रॉन अब्र से जुड़ा होगा तो अपन ये देखेंगे कि वो पाई लिगेंड कितने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ये जो रिंग है ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग है, तो एक रिंग 6 इलेक्ट्रॉन देगी। कितनी रिंग है? एक रिंग तो ये है और एक रिंग ये है, तो 6 × 2। तो यहां पर अब हमारे पास इसके लिए प्रभावी परमाणु संख्या क्या हो गई? 24 + 12 = 36। मतलब ये फेरोसिन जो है वो प्रभावी परमाणु संख्या के नियम का पालन करेगा, तो अपन टिक लगा देंगे इस पे। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, ये सब सैंडविच कंपाउंड या सैंडविच यौगिकों के उदाहरण है, मैंने कल बताया था आपको। नेक्स्ट एग्जांपल डाई बेंजीन क्रोमियम 0, उसके बारे में बात करते हैं अब। जो भी हमारे पास जो है वो पाई बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर अपन देखें तो ये क्या है? डाई बेंजीन क्रोमियम 0। यहां पर जो क्रोमियम है वो 2 बेंजीन के रिंग्स के बीच में सैंडविच है। स्ट्रक्चर आपको कल बताया था सैंडविच यौगिकों के उदाहरण में या सैंडविच कंपाउंड्स के एग्जाम्पल में। तो यहां पर जो मेटल है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अब्र से जुड़ा है। ये रिंग कितनी होती है बेंजीन में? 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसका मतलब यहां पर अपन कार्बन जो 6 है उसके आगे नीटा के ऊपर पावर 6 भी लगा सकते हैं। नीटा के ऊपर पावर 6 का मतलब जो क्रोमियम है वो बेंजीन के 6 कार्बन से अटैच है, उसकी रिंग के 6 कार्बन से वो अटैच है। इसका मतलब एक बेंजीन रिंग, एक जो पाई बेंजीन रिंग है, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी? ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है या 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, एज सिंपल एज दैट। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दाता है, डोनर का मतलब दाता। जैसे साइक्लोपेंटाडाइएनिल वो भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर था, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो इसके लिए भी अगर अपन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN निकालते हैं तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 माइनस ऑक्सीकरण अवस्था इसमें, क्योंकि बेंजीन उदासीन है तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्रोमियम पे 0 प्लस 6 × 2। अब यहाँ पर 6 क्या है? समन्वय संख्या नहीं है, समन्वय संख्या नहीं है, ये बेंजीन के द्वारा, एक बेंजीन रिंग के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो एक बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन देगी। कितनी बेंजीन है? 2। तो इसकी प्रभावी परमाणु संख्या कितनी हो गई? 24 + 12। तो इसके लिए इसकी प्रभावी परमाणु संख्या EAN, इसकी वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट? 36। मतलब दोनों फेरोसिन और डाई बेंजीन क्रोमियम जो कि सैंडविच यौगिकों के उदाहरण हैं, ये दोनों ही EN के नियम का पालन करेंगे, क्योंकि दोनों ही अगली अक्रिय गैस विन्यास अर्थात 36 पर आ जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगला उदाहरण देखते हैं, जीज लवण। अगला उदाहरण देखते हैं, जीज लवण। अगला उदाहरण है स्टूडेंट्स हमारे पास K + PtCl3 पाई इथीन। इसको अपन पाई की जगह नीटा के ऊपर पावर 2 भी लगा सकते हैं। मतलब प्लेटिनम इथीन के 2 कार्बनों से अटैच है।
तो अपन नीटा के ऊपर पावर 2 भी लगा सकते हैं। अब ये जीज लवण है, इसके लिए अपने को प्रभावी परमाणु संख्या निकालनी है। प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक 78 माइनस इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम पे ऑक्सीकरण अवस्था +2। क्यों? इथीन पर तो चार्ज 0 उदासीन है, तो x + 3 × -1, क्लोरीडो पे चार्ज -1, तो x - 3 = -1, तो x = +2। ये ऑक्सीकरण अवस्था मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। तो En हो गया 78 - 2 प्लस, अब क्लोरीडो तो क्या है, ये तो अपना एक दंतुक लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगा, और एक क्लोरीडो मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। तो कितने क्लोरीडो है? 3, तो 3 × 2, मतलब 3 क्लोरीडो हैं, और ये मेटल को एक क्लोरीडो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 3 क्लोरीडो तो 3 × 2, तो 3 क्लोरीडो से तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, प्लस पाई इथीन 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। पाई इथीन ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 इलेक्ट्रॉन दाता है। और 2 इलेक्ट्रॉन दाता है, तो 2 इसके इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हमारे पास 76, 76 प्लस 6 प्लस 2, तो ये हो गया हमारे पास 76 + 8, 76 + 8 का मतलब ये हो गया 84। 84 पे नोबल गैस या आखिरी गैस नहीं है। 86 पर रेडॉन होती है, अपन जानते हैं रेडॉन Rn, रेडॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 86। इसका मतलब ये तो 84 पे आ रहा है। तो क्या जीज लवण में जो प्लेटिनम है वो प्रभावी परमाणु संख्या के नियम का पालन करेगा क्या? तो अपन कहेंगे नहीं करेगा, क्योंकि वो अगली अक्रिय गैस विन्यास को धारण नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स FeCO2 और NO2। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अलग से लिखा है क्योंकि इसमें NO प्रेजेंट है। NO नाइट्रोसिल है, और नाइट्रोसिल एक विषम इलेक्ट्रॉन, NO में विषम इलेक्ट्रॉन बंद होता है या 3 इलेक्ट्रॉन बंद होता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है NO। इस पर विशेष ध्यान रखेंगे, जब भी NO आ जाएगा तो ये सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। केमिकल बॉन्डिंग में अपन जानते हैं इसका स्ट्रक्चर, VBT के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। MOT से तो अपन जानते ही हैं, जो NO है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। VBT से भी देख लेते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। नाइट्रोजन के पास 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन, मैंने नाइट्रोजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन को डॉट से बताया, तो नाइट्रोजन के पास 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 संयोजकता इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के साथ 2 बॉन्ड बनाएंगे, एक सिग्मा और एक पाई। तो नाइट्रोजन में एक तो बन गया सिग्मा और एक बन गया पाई, और ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ विस्थानीकृत होकर, डीलोकलाइज होकर एक 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। इसको अपन विषम इलेक्ट्रॉन बंध या 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। और ये जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा डीलोकलाइज, ज़्यादा विस्थानीकृत ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो NO इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोसिल। NO क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। NO हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन दाता है, और अगर NO हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन दाता है तो आयरन Fe के लिए प्रभावी परमाणु संख्या En इंपॉर्टेंट डाल दिया इस कॉम्प्लेक्स पे, 26
माइनस ऑक्सीकरण संख्या 0, क्योंकि कार्बोनिल भी उदासीन है CO, तो कार्बोनिल पे भी ऑक्सीकरण संख्या 0, और नाइट्रोसिल NO उस पर भी ऑक्सीकरण अवस्था 0, तो मेटल पर ऑक्सीकरण अवस्था 0, प्लस कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो प्लस 2 इंटू 2 प्लस NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, कितने NO है 2, तो 2 इंटू 3। तो यहां पर वापस से वो फॉर्मूला नहीं लगा समन्वय संख्या इंटू 2, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहां पर समन्वय संख्या तो 2 और 2 4 है, जबकि ये तो हमारे पास क्या है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो 2 इंटू 2, और 2 इंटू अगर इसको 2 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो समन्वय संख्या तो 4 है, लेकिन NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 का मतलब NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो En निकालोगे तो कितना हो गया 26 प्लस 4 प्लस 6, मतलब ये 36 पर आ गया, नहीं आ गया, और 36 पर आ गया तो ये जो है प्रभावी परमाणु संख्या का नियम का पालन करेगा। इसी प्रकार और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास है CrCO6, इसमें प्रभावी परमाणु संख्या EAN 36 अभी हाल निकाली थी आपको। अब अगर अपन इसमें से 3 CO हटा दें और 2 NO लगा दें, तो ये हो गया CrCO3 और NO2। इसमें प्रभावी परमाणु संख्या देखें कितनी है, EAN देखो 36 आएगा, नहीं आएगा, कैसे, इसमें तो 36 आ ही रहा था, कैसे निकालोगे, इसमें तो सिंपल है, तो EN क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 माइनस 0 ऑक्सीकरण अवस्था इसमें क्रोमियम पे 0 प्लस 6 इंटू 2, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 6 इंटू 2 कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये हो गया 24 प्लस 12, तो ये तो EN हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम में तो कितना हो गया 36, 3 CO हटाए 2 NO लगाए, अब ये हो गया CrCO3 NO2, प्रभावी परमाणु संख्या कैसे आई 36, EN इजिकल टू क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 माइनस 0 प्लस कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, कितने कार्बोनिल है 3, तो 3 इंटू 2, और NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो प्लस 2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 24 प्लस 6, तो ये कितना हो गया 24 और 6 30, 30 और 6 36 हो गया, नहीं हो गया, तो ये वापस से प्रभावी परमाणु क्रमांक का नियम का पालन करेगा। इसका मतलब इसके लिए अपने को अगर CrCO6 है तो अपन 3 कार्बोनिल हटाएंगे तो कितने NO इंट्रोड्यूस करेंगे, 2 नाइट्रोसिल इंट्रोड्यूस करेंगे। इसी प्रकार वापस जब मैं वापस 3 CO और हटा दूं तो मैं 2 NO और लगा दूंगा, और 2 NO और लगाऊंगा तो ये हो गया CrNO4 में अगर अपन देखें तो भी प्रभावी परमाणु संख्या EN कितनी आ रही है 36, कैसे, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, तो 24 माइनस 0 प्लस NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो 4 है, तो 4 इंटू 3 12, तो इसके लिए अगर अपन बात करें तो इसके लिए EN 36 कैसे आया, EN इजिकल टू 24 माइनस 0 प्लस नाइट्रोसिल NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो प्लस 4 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 24 प्लस 12, तो कितना हो गया 36 हो गया, नहीं हो गया। इसका मतलब यहां पर अगर मेरे पास हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम है और मैंने उसको NO से रिप्लेस किया, तो मेरे को यह ध्यान रखना है कि EN अपने पास वही का वही रहे, और NO हमारे पास क्या है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम इसमें से 3 कार्बोनिल हटाए तो 2 नाइट्रोसिल इंट्रोड्यूस किए, तो EN वापस से 36 हो गया,
वापस 3 कार्बोनिल हटाए और वापस 2 NO लगाए, तो NO ये टेट्रा नाइट्रोसिल क्रोमियम 0 हो गया। तो सभी में EN का पालन हो रहा है, मतलब सभी के लिए EN कितना आ रहा है? 36। और एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब अपन और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? बहुनाभिकीय कार्बोनिल संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु पर EN की गणना। इसमें अभी रिसेंटली NCERT में 3 दे रखे हैं, एक तो Mn2CO10, Fe2CO9 और CO2CO8। इनके स्ट्रक्चर भी अभी JEE मेंस के अंदर पूछे गए थे। बहुनाभिकीय कार्बोनिल मतलब जिनमें एक मेटल एटम से ज़्यादा हो, जैसे NiCO4, तो ये तो टेट्रा कार्बोनिल निकल है, तो ये तो एक नाभिकीय है, केवल एक ही मेटल एटम है, तो ये तो एक नाभिकीय कार्बोनिल संकुल हो गया। लेकिन अगर मेटल एटम की संख्या एक से ज़्यादा है तो उसको अपन बहुनाभिकीय, इंग्लिश में पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स बोलते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल हो गया जो अपने NCERT में दे रखा है, Mn2CO10। जितने भी हमारे पास बहुनाभिकीय कार्बोनिल होंगे उनमें मेटल मेटल के बीच में, जैसे अगर मैंगनीज है तो मैंगनीज मैंगनीज के बीच में डेल्टा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो अपन एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं, डेल्टा बॉन्ड अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं ही सही, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड जो कि डी कक्षक बनाते हैं, तो सभी बहुनाभिकीय, एक पहले अपन इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं, सभी बहुनाभिकीय कार्बोनिल संकुलों में सभी बहुनाभिकीय कार्बोनिल संकुलों में धातु परमाणुओं के मध्य डेल्टा बंध उपस्थित होता है। सभी बहुनाभिकीय कार्बोनिल संकुलों में धातु परमाणुओं के मध्य डेल्टा बंध उपस्थित होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई स्टूडेंट्स हमारे पास है। अब मेरे पास Mn2CO10 है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारे पास? इसके स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो मैंगनीज और मैंगनीज, इनके बीच में तो डेल्टा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये तो डेल्टा बॉन्ड हो गया, और एक मैंगनीज से 5 कार्बोनिल, 1 2
3 4 5, इससे 5 कार्बोनिल, 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। इसमें दोनों Mn के बीच में, मैंगनीज और मैंगनीज के बीच में ये जो बॉन्ड है डेल्टा बॉन्ड प्रेजेंट हो गया। इसमें संकरण आगे पढ़ेंगे। अभी अपन VBT में D2sp3 होता है, D2sp3 होता है, ये प्रति चुंबकीय होता है, डायामैग्नेटिक होता है, वो खैर आगे की बात है। अब अपन प्रभावी परमाणु संख्या निकालते हैं En। तो मैंगनीज का परमाणु क्रमांक कितना, बोलिएगा? हाँ जी, मैंगनीज का परमाणु क्रमांक 25। मैंगनीज कितने हैं? 2। और अगर मैंगनीज 2 हैं तो 25 × 2 प्लस ये तो 2 मैंगनीज से हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए, 25 × 2 प्लस कितने कार्बोनिल हैं? 10 कार्बोनिल हैं। 5 तो इससे अटैच है, 5 इससे अटैच है। एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 10 × 2 प्लस डेल्टा बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका एक इसका, तो 2 × 1 मेटल मेटल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाई 2। क्यों? मेरे को En एक मैंगनीज एटम पे निकालना है, तो एक मैंगनीज एटम में निकालना है तो डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, नहीं करूंगा? तो ये कितना हो गया? 25 × 2, तो 25 × 2 50, 10 × 2 20, तो 50 और 20 70, 70 और 2 72, और 72 डिवाइडेड बाई 2, तो एक En पर, मैंगनीज एटम पर, एक मैंगनीज एटम पर प्रभावी परमाणु संख्या कितनी आ गई? 36 आ गई। तो अगर अपन बोले तो अपन बोलते हैं कि हमारे पास Mn2CO10 में प्रत्येक Mn परमाणु पर, प्रत्येक Mn परमाणु पर प्रभावी परमाणु संख्या अर्थात EAN कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया हमारे पास 36। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 3 बताऊंगा आपको। अपने हैं तो बहुत सारे, लेकिन अपने सिलेबस में 3 मेन है, इनको याद रखना है। एक तो हो गया Mn2CO10। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट Fe2CO9। इसका स्ट्रक्चर देखें पहले। इसमें आयरन और आयरन जितने भी हमारे पास बहुनाभिकी कार्बोनिल है, उनमें मेटल मेटल के बीच में डेल्टा बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा ही सही। तो ये तो डेल्टा बॉन्ड प्रेजेंट है ही सही, डेल्टा बॉन्ड प्रेजेंट है ही सही। इसमें हमारे पास 3 ब्रिजिंग CO ग्रुप्स होते हैं, 3 कार्बोनिल ब्रिजिंग रहते हैं सेतु के रूप में। इनको अपन ब्रिजिंग CO ग्रुप्स बोलते हैं, 1 2 और ये 3। तो 3 कार्बोनिल ग्रुप्स तो हमारे पास सेतु या ब्रिजिंग बोलते हैं, इनको ब्रिज का काम करते हैं। और बाकी ये टर्मिनल हैं, 1 2 3 इससे अटैच हैं, 3 इससे अटैच हैं। यहां पर जो ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, ये अगर अपन देखें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब यहां पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मेटल के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर हो रहा है, एक मेटल का एक कार्बन का। यहां पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और मेटल का एक इलेक्ट्रॉन। तो ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। तो यहां पर अगर अपन देखें तो ये सिंपल हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। जो ब्रिजिंग वाले हैं
वो तो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इनको तो अपन बोलते हैं टर्मिनल CO ग्रुप्स, और ये हो गए ब्रिजिंग CO ग्रुप्स। टर्मिनल वाले में CO बंध क्रम ज्यादा है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये जो टर्मिनल, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, बताने की जरूरत नहीं है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब जो टर्मिनल CO ग्रुप्स हैं उनका, उनमें CO और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंध क्रम ज्यादा है, और यहाँ पर ब्रिजिंग वालों में बंध क्रम हमारे पास कम है। तो जो टर्मिनल CO ग्रुप्स हैं इसमें C ट्रिपल बॉन्ड O होगा, और ये किससे जुड़े हुए हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब अपन प्रभावी परमाणु संख्या निकालें, किसके लिए? आयरन के लिए। तो अपन निकालते हैं, तो EAN इज इक्वल टू आयरन का परमाणु क्रमांक 26 प्लस कितने आयरन है? 2, तो 26 इंटू 2, तो एक आयरन कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 26, तो 26 इंटू 2, एक आयरन का परमाणु क्रमांक 26, 2 आयरन है, तो 26 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2, ये 6 क्या है? ये 6 टर्मिनल CO ग्रुप्स हैं। टर्मिनल मतलब साथ वाले, ये जो इधर जुड़े हुए हैं, तो ये तो टर्मिनल CO ग्रुप्स हैं। कितने? ये हमारे पास टर्मिनल CO ग्रुप्स 6 हैं। टर्मिनल कितने? 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 2, तो 6 इंटू 2, तो टर्मिनल से बाहर आ गए। ब्रिजिंग से, ब्रिजिंग से कितने ब्रिजिंग है? 3, और 3 ब्रिजिंग है, तो एक CO कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है? 2, तो ये 3 जो है ये क्या है? ब्रिजिंग। ब्रिजिंग का मतलब सेतु, ब्रिजिंग का मतलब सेतु। तो 6 तो टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे सेतु हो चाहे टर्मिनल हो, तो 6 इंटू 2, ये तो 6 टर्मिनल CO ग्रुप से आ गए, प्लस 3 इंटू 2, और प्लस डेल्टा बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड जिसको अपन बोलते हैं, उससे 1 इंटू 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन उससे, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि प्रत्येक आयरन के लिए निकालना है अपने को, तो प्रत्येक आयरन के लिए निकालना है, तो डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा? 2, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, क्योंकि दोनों आयरन पे निकालना है। तो 26 इंटू 2 52 हो गया, 52 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2, ये टोटल आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 72, और 72 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो वापस से प्रभावी परमाणु संख्या प्रत्येक आयरन पे कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? प्रभावी परमाणु संख्या EN प्रत्येक आयरन पे Fe2CO9 में हमारे पास आ जाएगी 36। कितनी आ जाएगी बेटा? 36। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया Fe2CO9। एक एग्जाम्पल और देते हैं जो अपने NCERT में मौजूद है, देखते हैं उस एग्जाम्पल को। थर्ड एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स CO2। CO2 कोबाल्ट है, ये CO8 ये कार्बन मोनोक्साइड है। छोटा हो मतलब कोबाल्ट, बड़ा हो मतलब कार्बन मोनोक्साइड। ये भी रिसेंटली JEE मेंस में पूछा था, अभी रिसेंटली ये JEE मेंस में पूछा था 2019 में। CO2 CO8 स्ट्रक्चर देख लें, वापस से कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच में तो डेल्टा बॉन्ड, तो कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच में डेल्टा बॉन्ड। इसमें हमारे पास कितने ब्रिजिंग CO ग्रुप्स हो गए? 2, एक और ये 2 CO ब्रिजिंग ग्रुप्स हैं, और टर्मिनल उतने ही है 6 टर्मिनल CO ग्रुप्स हैं। 1 2 3 1 2 और ये 3, ये तो टर्मिनल हो गए, 3 और 3 6, और ये 2 हो गए ब्रिजिंग। स्ट्रक्चर अपने को याद रखना पड़ेगा। Mn2CO10 में याद रखो, सिंपल है, Mn2CO10 में कोई भी ब्रिजिंग ग्रुप नहीं है, CO वहां पर ब्रिज के रूप में काम नहीं कर रहा। Fe2CO9 में 3 CO ब्रिज के रूप में काम कर रहे हैं, टर्मिनल वही है। Fe2CO9 में भी 6 टर्मिनल है,
CO2 CO8 में भी 6 टर्मिनल है, लेकिन यहां पर ब्रिजिंग क्योंकि 8 है तो ब्रिजिंग 2 हो गए। अब En निकालते हैं दोनों कोबाल्ट पर, तो प्रभावी परमाणु संख्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 इंटू 2, क्योंकि कितने कोबाल्ट हैं 2, तो 27 इंटू 2 कोबाल्ट है, प्लस ब्रिजिंग कितने हैं, ब्रिजिंग 2 है, और अगर ब्रिजिंग 2 है तो 2 इंटू 2, तो ये तो होगा हमारे पास ब्रिजिंग ग्रुप्स कितने, एक CO और दूसरा CO, तो ब्रिजिंग 2 हो गए, इलेक्ट्रॉन तो वही डोनेट कर रहे हैं 2, तो 2 इंटू 2 प्लस टर्मिनल कितने 6, तो 6 इंटू 2, 6 का मतलब ये टर्मिनल हो गया, जो 6 हो गया वो क्या है टर्मिनल ग्रुप्स, प्लस डेल्टा बॉन्ड से कितना 1 इंटू 2, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। क्यों, अगर अपन देखें तो 2 कोबाल्ट हैं, तो प्रत्येक कोबाल्ट पर निकालूंगा तो डिवाइडेड बाई 2, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो वापस ये क्या हो गया 27 इंटू 2, 27 इंटू 2 54, 54 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 2, ये टोटल कैलकुलेट करोगे तो 72 आएगा, 72 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो गया 36। इसका मतलब तीनों बहुनाभिकी जो हमारे पास कार्बोनिल है वो तीनों ही प्रभावी परमाणु संख्या अर्थात 36 पर आ रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां से अपन अगले लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। आज अपन ने क्या पढ़ा, प्रभावी परमाणु संख्या या सिज्विक का नियम, जिसके अनुसार अपन ने पहले तो पढ़ा सिंपल, और उसके बाद अपन ने पढ़ा बहुनाभिकी कार्बोनिल यौगिकों में अपन ने पढ़ा। क्लियर है स्टूडेंट्स, थैंक यू।